बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। कल दिल्ली में कार में हुए धमाके के बाद जांच एजेंसियां एक्शन में हैं। जांच एजेंसियों ने दिल्ली को दहलाने वाले धमाके हर तरफ से हर तार जोड़ने की शुरुआत कर दी है। देश में अलग अलग जगहों पर ताबड़तोड़ छापामारी चल रही है, तो इधर दिल्ली धमाके के बाद गृह मंत्री अमित शाह के घर पर आला अधिकारियों की अहम बैठक हुई है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंप दी गई है और दिल्ली ब्लास्ट मामले पर पूरी अपडेट के लिए अभी बात करते संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताइए क्या है राजधानी में एक्शन मोड, क्या हो रहा है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए पिछले जब से ब्लास्ट हुआ है ये लाल किले के गेट नंबर मेट्रो के गेट नंबर 1 तब से पिछले 24 घंटे में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, हिरासत में लिए जा रहे हैं, पूछताछ हो रही है और जांच का दायरा है देश के कई शहरों में फैल गया है। अगर आप देखें तो जिस तरह से जो मास्टरमाइंड जिसको बताया जा रहा है डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी, वो उसकी पुष्टि हो गई है कि वो इस जो कार धमाका हुआ उसमें उसकी डेथ हो गई है, वही मास्टरमाइंड था। उसके साथ साथ उसके कई सारे परिवार के लोगों के, उसके जो दोस्त था डॉक्टर सज्जाद, उसकी गिरफ्तारी पुलवामा से हुई है। डॉक्टर शाहीन जो कि फरीदाबाद की अल फतह यूनिवर्सिटी में थी, वो लखनऊ में रहती थी, उसकी भी वहां से उसको हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा गुजरात से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, भोपाल में हाई अलर्ट है, लखनऊ से गिरफ्तारी हो रही है। तो ये जांच का दायरा एक तरह से देखिए तो पूरे देश में फैल गया है और जो इस गुनहगार है उसको लेकर जितनी जांच एजेंसियां हैं, खासतौर से एनआईए की बात करें तो एनआईए की टीम, मेरे पीछे जो यहाँ पर ब्लास्ट का साइट है, व्हाइट कलर का जो आप कर्टन लगा देख रही हैं, यहाँ पर ही ब्लास्ट हुआ था और यहीं पर वो I-10 गाड़ी लगातार आगे बढ़ रही थी, उसके बाद से सीधे ब्लास्ट हुआ। उसके बाद से ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और पूरे एक तरह से कहें तो इस पे एक्शन लगातार चल रहा है। जिस तरह से जो कार की ट्रैकिंग की गई है, जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, उससे कार की रिवर्स ट्रैकिंग की गई है और पिछले 24 घंटों में कार कहां मूव हुई है उसका सीधे तौर पर पता लग गया है कि किस तरह से सुबह सुबह दिल्ली बदरपुर बॉर्डर से कार दिल्ली में घुसी है। उसके बाद से करीब 3:30 बजे के आसपास यहाँ पर पार्किंग में पहुंची और डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी उस गाड़ी में 3 घंटे तक बैठा रहा और शाम को जैसे ही 6 बजे गाड़ी में यहाँ पर सीधे ब्लास्ट हुआ, वो भी चलती कार में, जिसकी जद में कई सारी गाड़ियां आ गई, 20 लोग मारे गए और 19 लोग की घायल इलाज चल रहा है। जी आलोक जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर कहा है कि इस धमाके के पीछे शामिल षड्यंत्रियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. दिल्ली धमाके के बाद जांच एजेंसियों ने जैसे जैसे परतें खोली, कई राज्यों से धमाके का कनेक्शन सामने आया है। सबसे बड़ा कनेक्शन दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद से जुड़ा हुआ है, जहां धमाके से पहले दिन भर हलचल चल रही थी। विस्फोटक वहीं से बरामद हुए थे और जैसे ही धमाका हुआ, सबका ध्यान सीधा फरीदाबाद की ओर चला गया। दिल्ली में लाल किला के बाद धमाके से पहले पूरे दिन फरीदाबाद में हलचल थी और जैसे जैसे दिल्ली धमाकों की जांच आगे बढ़ी, शक की सुई फरीदाबाद की तरफ घूमती गई, क्योंकि धमाकों के दिन फरीदाबाद से पुलिस को करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद कड़ियों से कड़ियों को जोड़ा गया और धीरे धीरे फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर के बीच फैले नेटवर्क की परतें खुलनी शुरू हो गईं। सबसे पहला एंगल फरीदाबाद का निकला, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस के बड़े अधिकारियों के मुताबिक फरीदाबाद से पकड़ा गया आतंकी मॉड्यूल जैश ए मोहम्मद का आतंकी मॉड्यूल था।
और दिल्ली में हुए लाल किला ब्लास्ट में भी जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन की साजिश नजर आ रही है। यही नहीं, सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस से फरीदाबाद से रिकवर हुए विस्फोटक की जानकारी मांगी, क्योंकि शक हुआ कि विस्फोटक के तौर पर अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ, यानी वो अमोनियम नाइट्रेट जिसकी बड़ी खेप धमाके वाले दिन फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकानों से बरामद हुई थी। धमाकों की वजह की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने फरीदाबाद में एक बार फिर सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस की टीम फरीदाबाद में उस गांव पहुंची जहां से एक दिन पहले करीब 2500 किलो विस्फोटक मिला था। इसी गांव में कई किलो विस्फोटक बरामद हुआ। 2500 किलो के करीब विस्फोटक बरामद हुआ। उससे पहले यहाँ से कुछ ही दूरी पर धौज में ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल फिजिशियन के तौर पर काम करता था और डॉक्टर मुजम्मिल जहाँ रहता था वहाँ से भी 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ। तो इस पूरे इलाके को एक तरह से सर्च चल रहा है। जो पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक रात भर सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन चला है और आज भी यही स्थिति लगातार चल रही है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में लाल किला के पास जिस तरह का तेज धमाका हुआ उसमें अमोनियम नाइट्रेट के साथ तेल डिटोनेटर के इस्तेमाल का शक है, क्योंकि जांच एजेंसियों के मौके से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे लगे कि इस बार का धमाका पहले के धमाके जैसा है, और इसलिए जांच अमोनियम नाइट्रेट के साथ डिटोनेटर और तेल वाली थ्योरी पर टिक गई। और इसलिए दिल्ली धमाकों की जांच की आंच फरीदाबाद तक पहुंची, क्योंकि जिस डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के घर से बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट मिला था वो फरीदाबाद में ही था। तो बुलेटिन में अब बात करेंगे बिहार चुनाव की। तो बिहार में आज दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग के लिए वोटरों से ज्यादा उत्साह दिख रहा है। 20 जिलों के 122 सीटों पर 1300 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाले सरकार के आधा दर्जन से अधिक मंत्री भी शामिल है। कुल मतदाताओं में 1,75,00,000 महिलाएं और दूसरे चरण में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज सहित नेपाल के सीमा से सटे जिलों में मतदान चल रहा है। सुरक्षित मतदान के लिए 4 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात है और सीमांचल क्षेत्र काफी अहम है क्योंकि जहां पर मुस्लिम आबादी अधिक है। तो एनडीए महागठबंधन के साथ साथ एआईएमआईएम के लिए भी सीमांचल काफी अहम है। कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पर बाहुबलियों की पत्नियां और बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। तो बिहार चुनाव पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े मेरे दो सहयोगी, औरंगाबाद से आनंद अमृतराज और भागलपुर से शैलेंद्र कुमार। तो सबसे पहले हम आनंद आपके पास चलेंगे। कैसा चल रहा है औरंगाबाद में मतदान? क्या कुछ मुद्दे हैं जो सोचकर मतदाता मतदान करने आ रहे हैं? देखिए निकिता, औरंगाबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और हमारे ठीक पीछे आप बूथ भी देख सकते हैं। धीरे धीरे लोगों की संख्या कम होने लगी है, लेकिन 3 बजे तक लगभग 61% वोटरों ने वोट कर दिया है। ये एक बड़ा संकेत है कि इस बार भी जो वोटिंग का परसेंटेज है वो बढ़ने वाला है। फर्स्ट फेज में लगभग 65% के आसपास वोटिंग हुआ था और उम्मीद जताई जा रही है कि सेकेंड फेज में 65% से भी आंकड़ा बढ़ सकता है। दूसरी बात, आपने महत्वपूर्ण बात कही कि कौन सा मुद्दा रहा। इस बार महिलाओं की जो भागीदारी है बहुत ज़बरदस्त देखने को मिली है और महिलाओं ने सीधा कहा कि उन्हें सुरक्षा चाहिए, उन्हें विकास चाहिए और जो शांति है, माफ़ कीजिएगा, जो शांति है वो हमें चाहिए। तो जाहिर तौर पे विकास और शांति ये 2 प्रमुख मुद्दा रहा महिलाओं के लिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, नीतीश कुमार ने जो हाल के दिनों में मुख्यमंत्री महिला योजना की शुरुआत की थी उसमें जो 10,000 की राशि दी गई थी उसका भी असर हमें देखने को मिला। तो जाहिर तौर पे मुकाबला सीधे 2 तरफा महागठबंधन और एनडीए के बीच में है, लेकिन इसको त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश प्रशांत किशोर की पार्टी भी कर रही है। पहले फेज में जो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा, उसके बाद एनडीए और महागठबंधन दोनों की तरफ से दावा किया गया कि जो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है उनके पक्ष में गया है। दूसरी चरण में भी जो चुनाव हो रहा है उसमें भी वोटिंग के परसेंटेज बढ़ने के पहले ही दोनों गठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन दूसरे चरण में जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, औरंगाबाद और सासाराम के इलाकों में शांति से चुनाव हुआ और खासकर दिल्ली में जो बम धमाका हुआ था उसका भी असर देखने को मिला कि यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। लेकिन फिलहाल अगर मैं पूरे लबो लुआब के तरफ पे बताने की तो बिहार में 2 चरण के चुनाव में वोटिंग का जो परसेंटेज है बढ़ने का एक बड़ा संकेत है कि इस बार कोई भी गठबंधन जीतेगा तो एक अच्छे मार्जिन से जीतेगा और इसकी चर्चा लगातार तेज हो रही है। चूंकि इस बार जब हम सुबह से लेकर 7 बजे से लेकर अभी तक 5 बजे तक लगातार हम कई इलाकों में घूमे तो वोटरों का जो उत्साह है वो बताता है कि इस बार वो जो उनका टर्नअप हुआ है खासकर बूथ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सालों के बाद देखने
को मिला है किसी भी लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव में। निकिता जी बिल्कुल आनंद, शुक्रिया। शैलेंद्र, आप भागलपुर में मौजूद है इस बार, ग्राउंड पर आप, स्थिति क्या है, वोटिंग कैसे चल रही है वहां पर? बिल्कुल, देखिए भागलपुर की बात कर लें तो काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। हमारे पीछे ठीक सुल्तानगंज विधानसभा का बूथ संख्या 157 है। यहाँ की तस्वीर हम दर्शकों को पहले दिखा दें कि किस तरीके से चूंकि वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहा है। बचे समय में कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो एक एक कर करके अपना मतदान करने यहाँ पर आ रहे हैं। चूंकि लंबे समय तक जो लोगों की यहाँ पर भीड़ देखी गई तमाम बूथों पर भागलपुर की हम बात कर लें तो, और खास करके महिला वोटर जो हैं उनमें काफ़ी उत्साह रहा, युवाओं में उत्साह रहा। और परसेंटेज ये बता रहे हैं कि ये आंकड़े लगभग 70% तक भी पहुंच सकते हैं। और कई मुद्दे हैं भागलपुर में, इन मुद्दों को लेकर के लोगों ने यहाँ पर मतदान किया है। और खास तौर पर सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली धमाके के बाद पूरे बिहार को हाई अलर्ट पर रखा गया था, क्योंकि आज मतदान होना है। और अभी तक जहां भी मतदान हुए बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुए हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अब आखिरी घंटा बचा हुआ है। शाम 6 बजे तक आखिरी समय होता है जब आप मतदान कर सकते हैं। और जो लोग भी बचे हैं एक एक करके लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कमोबेश तमाम जो बूथ हैं उन बूथों की स्थिति यही है, काफी कम संख्या में लोग बूथ पर अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले ही जो लोग हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में आकर उन्होंने मतदान किया है। और 60% जो मतदान है उससे अधिक शाम के 3 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। और अब जब फाइनल आंकड़ा आएगा तो उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि 70% से भी अधिक लोग इस बार वोट कास्ट कर सकते हैं। तो एक बड़ा अपने आप में मामला होता है कि लोग इतने बड़े पैमाने पर वोट कर रहे हैं। और ठीक कहा आनंद जी ने कि जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, इसका साफ असर है कि जो भी चुनाव जीतेगा, जिसकी भी सरकार बनने जा रही होगी, काफी मजबूती से सरकार बनेगी। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। तो बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी या बदलाव होगा, इस पर देश दुनिया के लोगों की नजर है। और 14 नवंबर को यह सस्पेंस पूरी तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन हम आज ही आपको बता देंगे कि बिहार किसके साथ जाने वाला है, किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती है और वीआईपी सीटों पर मतदाता किसको जिताने वाले हैं। जी हां, आज शाम 6:30 बजे से पेश करेंगे बिहार चुनाव पर सबसे बड़ा और सटीक एग्जिट पोल। न्यूज 18 मेगा कवरेज एग्जिट पोल देखने के लिए बने रहे सीएनबीसी आवाज के साथ। और आवाज अड्डा में भी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। आज बिहार चुनाव कौन मारेगा बाजी, मेगा एग्जिट पोल। और हमारे साथ इस चर्चा में आज शामिल हो रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी, आरजेडी प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु, जेडीयू प्रवक्ता हिमांशु कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है अवधेश कुमार, अंबेडकर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अगली खबर में बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में आज इस सीजन का सबसे प्रदूषित दिन रहा है, क्योंकि एवरेज AQI जो है वो पहली बार 400 के पार जा चुका है। इसके साथ ही दिल्ली में ग्रैप 3 को भी लागू कर दिया गया है। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, प्रदूषण का क्या हाल है दिल्ली में और क्या पाबंदियां लगाई गई है? जी, आज राजधानी दिल्ली में ये इस सीजन का सबसे ज्यादा प्रदूषित दिन है। आज सुबह स्मॉग की एक चादर पूरी राजधानी में फैली थी और पूरे दिन लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ा। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, जो एवरेज AQI है पूरे राजधानी का, वो लगभग 430 है। लेकिन कई सारे ऐसे मॉनिटरिंग स्टेशन हैं जहां AQI का जो आंकड़ा है वो 450 के भी पार चला गया, जैसे कि बवाना में 462 था। इसके अलावा जहांगीरपुरी, वजीरपुर, ओखला, तमाम इस तरह के जो इलाके हैं, यहाँ भी जो AQI है वो लगभग 450 के आसपास बना हुआ है। और इसी के साथ दिल्ली में पहली बार इस सीजन में ग्रैप 3 मेजर्स अपनाए गए हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटीज पर पूरी तरह से रोक लगाई है। इसके अलावा कोयले पे और लकड़ी को के जो चूल्हे होते हैं उनको जलाने पर रोक लगाई गई है। इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज को बढ़ाने की बात कही गई है। स्टोन क्रशर का इस वक्त इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो नॉन एसेंशियल इंडस्ट्रीज हैं उन पर रोक लगाने की बात है, वो भी इसमें पालन किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि वो कक्षा 5 तक जो स्कूल जो है वो पूरी तरह से या तो ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड पर चलाने के उन्होंने आदेश दिए हैं। और आने वाले कुछ दिनों में जो मौसम विभाग का अनुमान है, कम से कम 3 से
5 दिन तक स्थिति लगभग यही होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा जो है प्रदूषण से राहत लोगों को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर ये स्थिति बरकरार रहती है अगले कुछ दिन तक और 450 का आंकड़ा जो है AQI का अगर वो पार हो जाता है तो ग्रैफ 4 मेजर्स भी अपनाए जा सकते हैं। इस वक्त अगर दिल्ली मेट्रो की बात करें, उन्होंने भी एक घोषणा की है कि वो 60 नई ट्रेनें इस बीच चला रहे हैं। तो आने वाले कुछ दिन काफी ज्यादा अहम होने वाले हैं, क्योंकि प्रदूषण से निजात मिलने की संभावना काफी कम दिख रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आवाज समाचार में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत के साथ डील को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका भारत के साथ पहले से काफी अलग डील करने जा रहा है। ट्रंप ने अपने अंदाज में बात को समझाते हुए ये कहा है कि अभी भारत के लोग उन्हें प्यार नहीं करते, लेकिन जल्द ही फिर से प्यार करने लगेंगे। हम ऐसी डील करेंगे जो सबके लिए अच्छी होगी। You know, we're making a deal with India, much different deal than we had in the past. So right now they don't love me, but they'll love us again. We're getting a fair deal, just a fair trade deal. We had pretty unfair trade deals. They're very good negotiators, sir. Just you have to take a look at that, if you would, please. But we're getting close, Scott. I think we're pretty close to doing a deal that's good for everybody, right? बुलेटिन में अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। निफ्टी एक्सपायरी पर बाजार में शानदार रिकवरी रही है। बाजार नीचे से सुधरकर ऊपरी स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 336 पॉइंट चढ़ा तो वहीं निफ्टी 121 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी बैंक मिड कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद हुआ है। बाजार के ज्यादा डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन सेकंड हाफ तक आते आते देखिए बाजार में एक वापस से रिवाइवल जो है वो आता हुआ नजर पड़ा है। निफ्टी में करीबन 0.5% की मजबूती देखने को मिली है। वहीं बैंक निफ्टी में भी सेम गेन्स देखने को मिले हैं। और अगर बात करी जाए मिड कैप की तो यहाँ पे भी एक रिकवरी जो है वो सेकंड हाफ में आती हुई दिखाई दी है। और स्मॉल कैप की बात करी जाए तो हल्की सी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का देखा गया है। देखिए इंटरग्लोब एविएशन शानदार मूव्स इस काउंटर में आते हुए नजर आए हैं। बीईएल कल भी यहाँ पे एक अच्छे खासे गेन थे, आज भी यहाँ पे मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। महिंद्रा एंड अडानी पोर्ट्स की बात करी जाए तो इसने मार्केट को इस टाइम पे निफ्टी में लीड किया है। लूजिंग पॉकेट की बात कर लेते हैं। देखिए बजाज फाइनेंस करीब 7.5% की कमजोरी यहाँ पे देखने को मिली है। बजाज फिनसर्व की बात करी जाए तो देखिए बजाज फाइनेंस के नंबर्स आए थे और नंबर्स में जो एसेट क्वालिटी है कंपनी की वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी खराब होती हुई नजर आई है। ग्रोथ का जो गाइडेंस था उसको भी कट कर दिया है, जिसके वजह से जो कंसर्न्स है वो बने हुए हैं। उस लिहाज से ही बजाज फिनसर्व में वो प्रेशर जो है वो देखने को मिला। ओएनजीसी की अगर बात करी जाए तो नंबर्स आए और नंबर्स के बाद ये पेन है। टाटा मोटर्स क्योंकि इसकी जो कमर्शियल व्हीकल है उसकी लिस्टिंग कल होने वाली है, उसके पहले ये रिएक्शन हमें देखने को मिला है। बात करते हैं मिड कैप के बढ़ने वाले वोडाफोन आइडिया। नंबर्स आए थे, नंबर्स पॉजिटिव देखने को मिले हैं। आरपू में बढ़त है और साथ ही साथ कंपनी के जो लॉसेस हैं वो भी कम होते हुए नजर आए हैं। भारत फॉर्ज शानदार गेन, नंबर्स के बाद ये तेजी। एमआरपीएल सोलार इंडस्ट्री भी अच्छे खासे गेन्स के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो ओएयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, वोल्टास, एसजेवीएन और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगर हम अर्ली ट्रेड की बात करें तो वहां पे जो पीएससी और फाइनेंशियल सर्विसेज है वहां पे एक जो पेन है वो परसिस्टेंटली दिखाई दिया था, लेकिन थैंकफुली सेकेंड हाफ तक आते आते बाजार में एक रिकवरी आई है। अगली खबर में बात करेंगे एएमएफआई की। तो एमएफ कंपनियों की एसोसिएशन एएमएफआई ने अक्टूबर में म्यूचुअल फंड निवेश के आंकड़े जारी कर दिए थे। अक्टूबर में बाजार में तेजी के बावजूद निवेशकों का इक्विटी एमएफ पर भरोसा घटा है। अक्टूबर में नेट इक्विटी इनफ्लो जुलाई के बाद सबसे कम है और इस पर ज्यादा डिटेल्स बता रहे यतिन मोहता। डिसअपॉइंटिंग जरूर रहा लमसम साइड पे, लेकिन जो एसआईपी का आंकड़ा है ये बहुत स्टेबल है। इनफैक्ट अगर हम एसआईपीज़ की बात करें तो यहाँ फ्लो बहुत ही स्टेबल आपको लगभग 26,600 करोड़ रुपए के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो पिछले महीने लगभग आपको 29,361 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। तो ब्रॉडली ये जो एसआईपी का नंबर है 29,500 पे स्टेबल दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जो हाइब्रिड इन्फ्लोज हैं ये बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं, क्योंकि जो हाइब्रिड फंड्स हैं जहां डेट का एक्सपोजर ज़्यादा है यहां आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इक्विटी फंड्स में हालांकि निवेश का ट्रेंड थोड़ा फीका पड़ा है। जो सितंबर में 30,400 करोड़ का आंकड़ा था वो घट के अब अक्टूबर में लगभग 24,670 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ नजर पड़ रहा है। सेम हाल है लार्ज कैप फंड्स का, जहां लमसम इन्वेस्टमेंट्स पे थोड़ा इंपैक्ट हुआ है। पिछले महीने यानी सितंबर में अगर हम देखें तो 2300 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश था, ये घट के लगभग 970 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ नजर पड़ रहा है। अगर हम बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप के निवेश का ट्रेंड,
ये भी पॉजिटिव नहीं दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट अगर हम मिड कैप फंड्स की बात करें तो सितंबर के महीने में लगभग 5100 करोड़ के आसपास का इन्फ्लो था, जो घट के 3800 करोड़ रुपए के आसपास आया। तो यहां अगर हम देखें तो एक 1200 करोड़ रुपए की कट आती हुई नजर पड़ रही है, और स्मॉल कैप फंड्स में 1000 करोड़ से फिगर मंथ ऑन मंथ आपको गिरता हुआ नजर पड़ रहा है, जो कि लगभग आया है 3500 करोड़ रुपए के आसपास। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के सभी बड़े हॉस्पिटल ग्रुप और सीआईआई को मिलकर उन देशों की पहचान करनी चाहिए जहां से सबसे ज्यादा मेडिकल टूरिज्म के लिए लोग भारत आते हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि सुरक्षा और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ऐसे देशों के लिए वीजा ऑन अराइवल की व्यवस्था की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि मेडिकल वैल्यू ट्रैवल का कारोबार $800 बिलियन है, जो बढ़कर $1 ट्रिलियन हो सकता है। When we look at medical tourism or medical facilities being available for international people to come and take the service in India, also add to India's GDP, add to India's foreign exchange income, our exports, it's only possible because we have been able to create this foundation of affordable and quality healthcare for every citizen of India first. Towards that end, we are finding that India's consumer healthcare spending is also going up. The government's healthcare spending is also going up. तो विमान मंत्रालय ने एक नई सिविल एविएशन पॉलिसी लाने की तैयारी की है। पिछली पॉलिसी करीब 10 साल पहले आई थी, जिसकी अब समीक्षा हो रही है। इस नई पॉलिसी का मुख्य फोकस होगा ईज ऑफ फ्लाइंग। साथ ही पैसेंजर्स को और सुविधाएं देने के लिए नए पैसेंजर चार्टर को लाने की भी तैयारी हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, क्या तैयारी कर रही है सरकार और कब तक आएगी ये नई पॉलिसी? जी, पिछली सिविल एविएशन पॉलिसी और पिछला पैसेंजर चार्टर, ये दोनों ही डॉक्यूमेंट 10 साल पहले आए थे, 2016 में आए थे, और अब सरकार इन दोनों को रिवाइज कर रही है। एक नई सिविल एविएशन पॉलिसी बनाई जाएगी और एक नया पैसेंजर चार्टर आएगा। पैसेंजर चार्टर में आमतौर पे जो पैसेंजर्स के अधिकार हैं उन्हें डिफाइन किया जाता है। मसलन अगर फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो आपके क्या अधिकार हैं, फ्लाइट देर होती है तो आपको क्या अधिकार है, इन सबको डिफाइन किया गया था उस चार्टर में। अब इसे और ज्यादा बढ़ाने की बात हो रही है। अब आप ईज ऑफ फ्लाइंग को इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि सिर्फ बेसिक अधिकार नहीं, पैसेंजर्स को पहले से ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे। अगर फ्लाइट कैंसिल होती है, फ्लाइट देर होती है, या वो एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट पे आपके क्या क्या अधिकार हैं, इन सब की बेहतर डेफिनेशन बनाई जाएगी। और साथ ही जो सिविल एविएशन पॉलिसी है उसमें भी बदलाव किए जाएंगे। अब जो नई पॉलिसी आ रही है उसमें ईवी टोल्स, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, इन सब को इंक्लूड किए जाने की बात की जा रही है। इन सब का जो कंसल्टेशन प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है और दिसंबर तक पहला ड्राफ्ट आ सकता है, ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं। पूरी जानकारी पर। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर।